मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम अशोक के धम्म नीति और उसके प्रमुख शिलालेख के विषय में चर्चा करेंगे। अशोक एक बहुत ही क्रूर शासक था और उसने कई युद्ध किए और युद्ध में विजयी भी रहा। उसके शासनकाल में कई युद्ध हुए, परंतु उसमें एक कलिंग का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के पहले अशोक ने बहुत सारे कत्लेआम किए थे। युद्ध में काफ़ी लोगों की जान माल की क्षति हुई थी और हर जगह वह विजयी होता गया। परंतु कलिंग युद्ध में जितने लोग मारे गए, जो व्यापक रूप से जो नरसंहार हुआ, और उसमें पुरुष समाज का करीब करीब सफाया हो गया। उस युद्ध में ये भी वर्णन मिलता है कि जब पुरुष की संख्या नगण्य हो गई तो वहाँ की औरतें भी सम्राट अशोक से युद्ध करने के लिए सामने आई। कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उसके पश्चात सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। इस हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने एक संकल्प लिया, एक वचन लिया कि अब इस युद्ध के पश्चात मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और जो बौद्ध धर्म है उसके विचारों को आत्मसात करते हुए, उस बौद्ध धर्म को अपनाते हुए, उस बौद्ध धर्म के शेष जीवन को हम अपना आधार मानेंगे। हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और इस धर्म का प्रचार प्रसार हम करेंगे। और इसी उद्देश्य से सम्राट अशोक ने शिलालेख के द्वारा अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और संदेश पूरे साम्राज्य पर देने लगा। धम्म के सिद्धांत इस प्रकार से प्रतिपादित किए गए थे कि वे सभी समुदायों और धार्मिक संप्रदाय को व्यक्तियों को स्वीकार हो। धम्म नीति में अहिंसा पर बल दिया गया है। अहिंसा को व्यवहारिक स्वरूप युद्ध एवं विजय अभियान का परित्याग करके करने का इसमें व्यवस्था की गई है। अहिंसा का पालन पशुओं की हत्या पर नियंत्रण करके भी किया जाता था। इतना हृदय परिवर्तन सम्राट अशोक का हुआ कि वो अब किसी जीव जंतु की हत्या को भी गलत समझने लगे। वो नहीं चाहते थे
कि अब किसी तरह का युद्ध या किसी तरह की हिंसा अपने साम्राज्य में हो। अहिंसा का अर्थ पूर्ण अहिंसा नहीं था। अशोक एक यह समझता था कि अपनी राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के बिना जंगली आदिम जातियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। धम्म नीति में कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए गए, जैसे आज हम देखते हैं पर्यावरण के लेकर वृक्षारोपण की प्रवृत्ति काफ़ी हद तक तेज की गई है। आने वाले अगले महीने में सभी राज्य की सरकारों ने निर्धारित किया है कि एक व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत बिहार सरकार ने भी एक प्रस्ताव रखा है और उसको क्रियान्वित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण बिहार सरकार अपने राज्य में करेगी। और सम्राट अशोक ने भी अपने धम्म नीति के अंतर्गत वृक्षारोपण करना, कुएं खोदवाना, ऐसी चर्चा उसके जीवन काल में मिलती है। अशोक ने धर्म से जुड़ी बातों में यह कहकर बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा कि उस पर प्रहार किया और बलि प्रथा को हिंसक रूप माना। धम्म महापात्रा के नाम से कुछ अधिकारी भी धम्म नीति के विभिन्न पक्षों को लागू करने तथा उसका प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए। सम्राट अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए कुछ नियुक्तियां की गई। अशोक ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस धम्म महामात्राओं पर भारी दायित्व डाला। इन लोगों को काफ़ी उत्तरदायित्व के अंतर्गत रखा गया। इन लोगों पर काफ़ी जवाबदेही दी गई, किंतु धीरे धीरे यह धम्म महापात्र समूह धम्म के पुरोहितों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये जिन लोगों की नियुक्ति की गई थी वो धम्म महापुरुष हो गए। उन लोगों को उनके द्वारा बताए गए धार्मिक प्रवृत्ति प्रचार प्रसार को परिवर्तन करते हुए बाद में इन लोगों को धम्म के पुरोहितों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इनको काफ़ी अधिकार दे दिए गए। फलतः सिंध की यह समूह राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा तथा अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाडरेटी पेंट हेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पाषाणों में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। धम्म नीति में शिलालेखों को एक एक करके स्पष्ट रूप से देखेंगे तो उसमें शिलालेख में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। पहले शिलालेख में पशु हत्या तथा उत्सव समारोह सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरे शिलालेख पर क्या लिखा है? इसमें समाज के कल्याण से संबंधित कुछ कार्य बताए गए हैं जो कि धम्म के कार्यों में निहित है। इसमें मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा मार्ग निर्माण, कुआं खड़ा करने तथा वृक्षारोपण का उल्लेख मिलता है। अगले शिलालेख में इसके द्वारा ब्राह्मणों तथा श्रावणों के प्रति उदारता को एक विशेष गण बताया गया है। साथ ही माता पिता का सम्मान करना, सोच समझकर धन को खर्च करना और धन को बचाना, ये भी दर्शाया गया है। और आगे के शिलालेख में क्या लिखते हैं? इसमें धम्म नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि धम्म की नीति के द्वारा अनैतिक तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति जो हिंसा, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अव्यवहारिक व्यवहार तथा इसी प्रकार के अन्य गलत कार्यों पर
नियंत्रण लगा है। पशु हत्या भी काफ़ी हद तक रोकी गई। अगले शिलालेख के में जो उल्लेख मिलता है उसमें पहली बार उस शिलालेख में ये मिलता है कि शोक के शासन के 10वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। यह विशिष्ट अधिकारी राजा द्वारा सभी संप्रदायों, धर्मों के हितों की रक्षा तथा धम्म नीति को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए थे। धम्म नीति के सफल क्रियान्वयन का दायित्व इन्हीं लोगों पर था। शिलालेख में आगे जो मिलता है उसमें धम्म महापात्रों के लिए आदेश लिखे गए हैं। इनमें कहा गया है कि वे राजा के समक्ष किसी भी समय सूचनाएं ला सकते हैं। राजा से मिलने का उनका कोई समय निर्धारित नहीं था, जब चाहें वो राजा से मिल सकते थे। महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त क्यों नहीं रहे राजा, उस समय भी वो लोग राजा से मिलने के लिए और सक्रिय प्रशासन तथा सुचारू व्यापार का उल्लेख भी इस शिलालेख पर मिलता है। इसमें सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान है। इस शिलालेख से संकेत मिलता है कि संप्रदायों के बीच काफी तनाव था और संभवतः एक दूसरे के प्रति विरोध खुलकर प्रकट होता था। यह आह्वान एकता बनाए रखने के लिए नीति का भी एक अंश है। इसमें कहा गया है कि सम्राट द्वारा धम्म यात्राएं आयोजित होगी। सम्राट की आखेटन गतिविधियों अब त्याग दी गई। धम्म यात्राओं ने सम्राट को अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जनता के विभिन्न वर्गों के संपर्क करने का अवसर प्रदान किया। शिलालेख में आगे जो उल्लेख है उसमें जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई। पत्नियों तथा माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया उस समय। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है और समारोहों को व्यर्थता की बात कहता है। जो दिखावा आज के समाज में है, जो अपव्यय पैसों का होता है किसी भी समारोह में, उस समय के समय में अशोक द्वारा उन सारे समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शिलालेख में आगे उल्लेख है कि इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्याएं न करने, मित्रों के प्रति उदारता रखना पर बल दिया गया है। इस शिलालेख में पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के बीच जो घटनाएं, जो टकराहट होती थी उससे काफ़ी चिंतित थे और इन समाज में इन सारे लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए निवेदन करते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बातें भी कही गई हैं। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया और धर्म से और बौद्ध धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि आपसी कटुता और युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए कलिंग युद्ध के पश्चात जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन ने सामाजिक तौर पर समाज को बहुत कुछ दिया और एक शांति संदेश और समृद्धि की तरफ अग्रसर होने का पाठ अशोक द्वारा बताया गया। और आज भी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी संख्या है और बौद्ध की बहुत सारी कृति हमारे भारत में देखा जाता है और अशोक स्तंभ के द्वारा उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो पाली लिपि है और उनके सारे बातों को
समझाने का प्रसार प्रसार किया गया है। आगे के विषय में हम चर्चा करेंगे कि उनके बेटा और बेटी द्वारा इस धर्म को पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार करने के लिए लगाया गया और इस धर्म का काफ़ी राष्ट्रों में प्रचार प्रसार किया गया। आगे इस विषय में और सारी चर्चाएं करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।